बच्चों जो हमारा पहले का लेक्चर था, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैंने आपसे बोला था कि पूरी की पूरी क्लास 12th फिजिक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इस ब्रांच में आपको जानना है किसके बारे में, चार्ज के बारे में। अगर आपने चार्ज को अच्छे से समझ लिया, चार्ज रेस्ट पे है तो क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो क्या होगा, और अगर एक्सिलरेट कर रहा है तो क्या होगा, बस इतनी सी कहानी जान ली, यानी आपकी क्लास 12th जो है अच्छे से आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब देखो ये छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट आपने बहुत बार करे होंगे। क्या है, मेरे हाथ में बलून है, ड्राई हेयर है, तेल वेल नहीं लगा रखा बालों पे, बलून घिसा मैंने, ठीक है, एक एल्यूमिनियम की पतली सी फॉइल है, बलून को यहाँ ये फॉइल के पास लाते हैं, क्या हुआ, फॉइल चिपक गई, है ना, फॉइल चिपक गई। और ये सारी चीज़ें आपने बहुत बार कंघे से करी होंगी। ये कंघा है, कंघे को बालों में मारो, कोई छोटा कुछ पीस ऑफ पेपर है, तो अभी भी कर सकते हो जब तक ये प्रियंका मैम आपको क्लास में ये करके बता रही हैं, साथ साथ में आप भी ये ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करी हैं आपने बहुत बार। कंघे को ऐसे बालों में मैंने फेर लिया अच्छे से, ठीक है, और ये एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर है, जैसे ही मैं इसको कंघे के पास लाती हूँ ये पीस ऑफ पेपर क्या हो रहा है, कंघे से चिपक जा रहा है। क्या ये दोनों मटेरियल सेम है? नहीं, एक प्लास्टिक है एक पेपर है, बलून है दूसरा मेटल की फॉइल है, ये दोनों मटेरियल का नेचर अलग अलग है। तो बेटा सबसे पहले तो अपन ये जान लें कि अपन ने चार्ज के बारे में पढ़ा था कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, है ना। अपन ने पहले तो चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो पढ़ा था। पर बेटा चार्ज कैसे करते हैं, कोई बॉडी जो है वो चार्ज ऑब्टेन कैसे करती है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ये अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा, मेथड्स ऑफ चार्जिंग नहीं पता, ये अपन ने अभी तक पढ़ा ही नहीं। तो आज का जो एजेंडा है, ये जो लेक्चर 3 है, लेक्चर 3 में हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। बड़े बड़े बेसिक सिंपल से मेथड्स हैं, आपने इसमें से काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रखे हैं, कुछ मोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो मैं लिखूंगी, प्रॉपर्टीज़ लिखूंगी, आपको फटाफट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे आप रेगुलर क्लास में नोट्स बनाते हो, मेरे को लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 तीनों के नोट्स चाहिए। कभी भी किसी वक्त अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया जरा अपने नोट्स तो शेयर करो, देखा जाए कि आपने क्लास में कितने नोट्स बनाए, तो आपके पास नोट्स अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, चार्ज का मतलब क्या है? आप कहोगे मैम ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, आप ही ने तो बताया था। ठीक है, हाँ जी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, जैसे मास होता है। ठीक है, मेरे लिए चार्ज का मतलब क्या है, मैं जो अभी चार्ज का मतलब आपको बता रही हूं, इसको रट लो, याद कर लो। ठीक है, और भूलना मत, जिंदगी में आगे भी बढ़ो तो कभी अपनी जिंदगी से चार्ज के इस मीनिंग को मत निकालना। ठीक है, सी फॉर चेज, चेज, ठीक है, CH से बन गया आपका चेज, एंड रन। कहते हैं क्यों भागे, कितना भागे, भागना तो बेटा जरूरी होता है, भगवान ने टांगे दी है ना, इसीलिए दी है कि भागो, पर भागो कहां तक, कब तक भागो। चेज एंड रन फॉर व्हाट, फॉर गोल, और कब तक, टिल एंड, टिल एंड। तो जब तक, आखिरी दम तक, आखिरी दम तक, आखिरी दम तक, जब तक आपको आपका गोल ना मिल जाए, जब तक आपको आपका गोल ना मिल जाए, तब तक उसको चेस करो, तब तक उस गोल के लिए रन करो। आज से चार्ज का मीनिंग आप ये याद रख लो। ठीक है, क्योंकि इस पूरे लेक्चर में, क्लास 12वीं के आपके पहले से आखिरी लेक्चर में आप देखोगे कि आप भाग रहे हो चार्ज के पीछे। ठीक है, तो मैं फिर से बोलती हूँ बेटा, गेट चार्ज्ड अप, पलक नहीं झपकनी चाहिए, झपकी आ रही है पानी लेके बैठ जाओ, पेन कॉपी किताब खोल के बैठ जाओ, कान आंख सब खोल के बैठ जाओ, गेट चार्ज्ड अप। ठीक है, गेट चार्ज्ड अप में सबसे पहला रोल है किसका, सेल्फ मोटिवेशन का। ठीक है, नींद आ रही है तो खुद को थप्पड़ मार के जगा लो, चाहे खुद के मुंह पे पानी फेंक के जगा लो, ठीक है, लेकिन सोना नहीं है। ठीक है, ओके, तो अब हम शुरुआत करेंगे फिजिक्स के एक अमेजिंग लेक्चर की। ठीक है, और ये है लेक्चर नंबर 3 क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, और लेक्चर 3 क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में जानेंगे, लेकिन जरा रुको जरा, पहले जो पढ़ा था उसके ऊपर कुछ सवाल पूछ लिए जाए, है ना। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जो पढ़ा है उसके ऊपर कुछ सवाल पूछ लिए जाए, देखते हैं कि आपका कंसेप्चुअल दिमाग कितना चलता है।
ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली मैंने आपको लेक्चर 1 और 2 में नहीं बताए थे, क्योंकि मुझे ये सवाल लेक्चर 3 में पूछने थे। तो जवाब देना शुरू कर दो बेटा। दिख रहे हैं सवाल सबको? यहां स्क्रीन पे सवाल दिख रहे हैं। कुल मिला के 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, डज इन चार्जिंग द मास ऑफ अ बॉडी चेंज। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी टिक टिक ही चलती है, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। अगर बॉडी को चार्ज किया जाए तो क्या इस दौरान, चार्जिंग के दौरान, क्या मास चेंज होता है? क्या मास चेंज होता है? फिर से जरा मैं ये गुब्बारा ले आऊं, ठीक है। इस गुब्बारे को जब मैंने बालों में घिसा, ठीक है, बालों में घिसा, तो मेरे बालों के बीच में और गुब्बारे के बीच में कुछ हुआ, कुछ हुआ मुझे नहीं पता चला, है ना, कुछ हुआ मुझे नहीं पता चला। लेकिन देखो जरा, ये मैंने गुब्बारे को जब यहाँ घिसा, ठीक है, पता नहीं आपको ये कैमरे पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ ये जो स्ट्रैंड्स है, अभी थोड़ा सा वेट है, अभी भी यहाँ पे जो एसी का कुछ वेटनेस है अभी इस रूम में, नहीं तो आप देखोगे ये जो बालों के जो स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, हल्के फुल्के, पता नहीं कैमरा पे दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, तो ये स्ट्रैंड्स इस गुब्बारे की तरफ चिपकने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर यहाँ ना भी दिखे तो इस एल्यूमिनियम के फॉइल में ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि ये जो एल्यूमिनियम का फॉइल है ये खुले तौर पर गुब्बारे से चिपकने की कोशिश कर रहा है। क्या पहले चिपकने की कोशिश कर रहा था बिना बालों में घिसे? नहीं, पहले इसको एल्यूमिनियम के फॉइल से कोई मतलब नहीं था। तो बालों के बीच में और गुब्बारे के बीच में हुआ कुछ। क्या हुआ होगा? पहली चीज मैम, आपने इसको बालों पे घिसा तो सबसे पहला जो आपको दिख रहा है कुछ, वो मैकेनिकल फोर्स दिख रहा है, फ्रिक्शन हुआ था। फ्रिक्शन, बालों में घिसा तो फ्रिक्शन हुआ, ठीक है। फ्रिक्शन होने की वजह से आदान प्रदान हुआ। और किसका आदान प्रदान होता है? प्रोटॉन का होता है क्या? नहीं होता ना, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। तो किसी ने किसी को दिए इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये नहीं पता कि बालों ने गुब्बारे को दिए कि गुब्बारे ने बालों को इलेक्ट्रॉन दिए, फिलहाल मुझे नहीं पता, इसकी एक हम अलग स्टडी करेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पर किसी ने किसी को क्या दिया? इलेक्ट्रॉन। ये पक्की बात है ना। फ्रिक्शन हुआ और फिर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। क्या इलेक्ट्रॉन में मास होता है? इलेक्ट्रॉन में मास होता है। देखो यहाँ पे फिर से, ये था अपना गुब्बारा, ठीक है, बलून, और ये मेरे प्रियंका मैम के ये बाल थे, ठीक है। ये बाल भी देखना ऐसे चिपके चिपके से गुब्बारे की तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो फ्रिक्शन हुआ था। क्या हुआ था? फ्रिक्शन हुआ था। और फ्रिक्शन में ट्रांसफर हुआ किसका? इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन गुब्बारे से बाल को गए या फिर बाल से गुब्बारे, इलेक्ट्रॉन गए, क्या इलेक्ट्रॉन में मास होता है? हाँ जी, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, ये इतना मास होता है। इसका मतलब ये कि अगर मान लो बालों से गुब्बारे को इलेक्ट्रॉन गए थे, बालों से मान लो गुब्बारे को इलेक्ट्रॉन गए थे, तो मैंने पहले बिना घिसने के गुब्बारे को मेजर किया, गुब्बारे का वेट मेजर किया, ठीक है। तो गुब्बारे का पहले वाला जो वेट था वो x था, x वेट था उसका, ठीक है, x ग्राम कुछ था। अब बालों से घिसने के बाद फिर मैंने दोबारा वे किया। क्या अब जो नया वेट है, जो नया वेट है वो मान लो y है, तो क्या y x के बराबर होगा? नहीं बेटा नहीं, y x से बड़ा होगा। घिसने के बाद इलेक्ट्रॉन अगर बालों से गुब्बारे पर गए हैं तो गुब्बारे का वजन बढ़ गया है, गुब्बारे का वेट ज्यादा होगा। अब किसी खली ने किसी बलि से यही सवाल पूछा, ठीक है, खली ने बलि को पूछा कि बताओ भैया वेट में कुछ चेंज, मास में कुछ, वेट नहीं बोलना चाहिए, फिलहाल मैं मास बोलूंगी, क्या मास में कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो उसने कहा पता नहीं यार, चलो इसको डाल के देखते हैं, इसका मास मेजर करके देखते हैं, ठीक है। मास मेजर करके देखा, वेइंग मशीन आमतौर जो होती है, मतलब जो हम यूजुअली यूज करते हैं, तो पाया गया यार समझ ही नहीं आ रहा, लगभग सेम ही वेट दे रही है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, इसमें तो चेंज हुआ नहीं, सेम टू सेम है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट गलत है? क्योंकि मशीन ने तो बिल्कुल सेम वेट मेजर करा। बेटा यहां ध्यान देना एक बहुत खास बात कि ये जो वेट, आपको वेट नहीं, फिर से मास, किलोग्राम, क्या मास, लेकिन वेइंग मशीन में आप दोनों ही मेजर कर सकते हो, ठीक है, ये भी याद रखना। खैर एनीवेज, तो ये ना बहुत कम है, क्या है? वेरी 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 लेस। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चले भी गए, मास बढ़ भी गया,
तो भी ओवरऑल मास पे बहुत ही कम चेंज आएगा, इनसिग्निफिकेंट चेंज आएगा। तो मास इंक्रीजेस, यस मास इंक्रीजेस। देयर इज अ चेंज इन मास, यस देयर इज अ चेंज इन मास। इज दैट अ सिग्निफिकेंट चेंज? दिस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट चेंज। तो सवाल क्या है? डज इन चार्जिंग द मास ऑफ अ बॉडी चेंजेस? यस, यस मास चेंजेस। कौन से बॉडी का मास इंक्रीज होगा? जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया है, जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। ठीक है, तो यहां पे ये याद रखना, द बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग चार्जिंग its mass increases। ठीक है, नोट कर लेना। एंड द बॉडी which loses electrons, its mass decreases। ठीक है, its mass decreases। this change however is a very small insignificant change, very small insignificant change। ठीक है, तो ये जवाब अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब अगले सवाल की तरफ चला जाए। कैन यू चार्ज, ओके, कैन यू हटा दो यहां पे, कैन चार्ज एग्जिस्ट विदाउट मास? चार्ज है और उसमें मास ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? चार्ज है और उसमें मास ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? चार्ज है का क्या मतलब है? चार्ज है, चार्ज है पर मास ना हो, पर मास ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। चार्ज है का मतलब क्या है? चार्ज है का मतलब कि इलेक्ट्रॉन है। अगर मैंने बोला किसी बॉडी के ऊपर कुछ चार्ज गया, ठीक है, कुछ चार्ज गया, तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज कुछ तो करा है। उसके यहां से या तो इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, या फिर उसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। पर अगर उस बॉडी के ऊपर चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेकर जाएगा? इलेक्ट्रॉन जहां भी जाएगा अपने साथ मास लेकर जाएगा। वो जिस बॉडी पे गया उसका मास बढ़ा देगा, जिस बॉडी को छोड़ के गया उसका मास कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन बोले तो चार्ज इधर से उधर जा रहा है तो साथ में मास भी जा रहा है ना। अच्छा, अब इसका रिवर्स देखो, मैंने बोला चार्ज है तो मास ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। चार्ज है तो मास है, चार्ज है तो मास है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ ना कुछ मास तो होता ही होता है। क्या हम क्वार्क की बात करेंगे? हम क्वार्क की बात नहीं करेंगे। हम क्वार्क की बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि क्या इलेक्ट्रॉन क्वार्क्स के फॉर्म में फाइंड किया जाता है? नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्या चार्ज ट्रांसफर में प्रोटॉन पार्टिसिपेट करता है? नहीं करता। न्यूट्रॉन का भाई साहब का कोई लेना देना ही नहीं है। तो अपन क्वार्क्स तक जाएंगे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। फंडामेंटल चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, सबसे बेसिक चार्ज क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इतनी ही प्रोटॉन पे होती है। लेकिन जब भी मैं चार्ज ट्रांसफर बोलूं तो दिमाग में बिठा लेना हम इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो चार्ज है तो मास है। ठीक है, चार्ज है तो मास है ही है। क्या मास है तो चार्ज है? सुनो ध्यान से, मास है, ठीक है, तो चार्ज है। क्या मास है तो चार्ज है? नहीं, जरूरी नहीं। एटम की बात कर लो, कैसा होता है एटम? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली
न्यूट्रल होता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यानी कि एटम के अंदर अगर मैंने पूछा कि टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है तो आप बता सकते हो कि इसके अंदर टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, पर एटम के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, एटम के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज तो आप 0 कहोगे। क्या एटम के ऊपर मास होता है? हाँ, एटम के ऊपर मास होता है। किसी भी बॉडी को ले लो, कोई भी बॉडी, अगर आप सपोज मेरे पास ये अभी हाथ में रिमोट रखा है, ठीक है, हमारे बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ हो नहीं रहा है, हम मतलब मैं और ये रिमोट दोनों अनचार्ज्ड है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो है, टोटल नेगेटिव या टोटल पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है, लेकिन इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। तो बॉडी कैन बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बॉडी कैन बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट हैज 0 टोटल चार्ज बट इट विल हैव मास, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, चार्ज है तो मास होगा ही होगा, लेकिन मास है तो चार्ज होगा ये जरूरी नहीं, ठीक है। ये था दूसरे सवाल का जवाब, पहला, दूसरा। तीसरा, कैन मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, हमने तीसरे का भी जवाब दे दिया, सेकंड और थर्ड का भी जवाब दे दिया, ठीक है। कैन चार्ज एग्जिस्ट विदाउट मास? नो। कैन मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज? यस। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडीज, ठीक है। इज अट्रैक्शन अ ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन और इज इट रिपल्जन? इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या मतलब है, इसको समझ लो बच्चावाड़ी। समझना ध्यान से। मान लो कि ये कोई रॉड है, ग्लास रॉड ले लो, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और ये कोई दूसरी रॉड है, ये रॉड 1 है, ये रॉड 2 है, मेटल की ले लो, कोई भी दूसरे नेचर की ले लो, है। जैसे मैंने बोला कि अभी गुब्बारा एल्यूमिनियम फॉइल को अट्रैक्ट कर रहा था, तो मान लो ये गुब्बारे वाले मटेरियल की है और ये एल्यूमिनियम फॉइल वाले मटेरियल की है। अच्छा, इस पे फिलहाल चार्ज है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं इस पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड को मैं इस न्यूट्रल, मान लो फिलहाल इसको न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल, ये क्या है? न्यूट्रल रॉड है अभी, तो न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाऊंगी। अभी हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। सबसे पहले क्या होगा, इसके क्लोज एंड पे ऑपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जहां पे पॉजिटिव चार्ज पास ले जाया जाएगा उस सिरे पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इवेंचुअली क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। दोनों बॉडीज के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। दोनों बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन होगा। इनिशियली ये बॉडी न्यूट्रल थी, लेकिन क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। केस 1। केस 2 की बात करते हैं, ठीक है। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में फिर से अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज रॉड थी और इस बार अपने पास जो दूसरी रॉड थी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पहले से था और इन दोनों को पास ले जाया जाए तो भी क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। अगर ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है तो भी अट्रैक्शन। तो क्या मैं ये बता सकती हूं कि इसके ऊपर अगर मुझे पता है कि पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज है, एक बॉडी के ऊपर कोई भी चार्ज है, तो दूसरी बॉडी न्यूट्रल है या चार्ज्ड है, ये कैसे बताया जा सकता है? दूसरी बॉडी न्यूट्रल है या चार्ज है, ये कैसे बताया जा सकता है? भैया न्यूट्रल होगी तो भी अट्रैक्ट कर रही है और ये चार्ज है तो भी अट्रैक्ट कर रही है ना। लेकिन अब तीसरा केस, ये तो दूसरा केस था, तीसरा केस फिर से अपने पास ये रॉड थी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी जो रॉड है इस बार इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही है, ठीक है। अब इसको पास लेकर आए, अब क्या होगा? अब क्या होगा? रिपल्जन। अब क्या होगा? रिपल्जन। मतलब रिपल्जन सिर्फ तब हो सकता है, रिपल्जन इज ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ ऑफ देम हैव चार्जेस। तो ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन या सही में कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, उसका जो ट्रू टेस्ट होता है वो रिपल्जन होता है, ठीक है। तो हम यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन, रिपल्जन is the surest test of electrification.
Repulsion is the surest test of electrification. Is that attraction? No, क्योंकि attraction can happen between charged body, neutral body. ठीक है, बॉडी अगर चार्ज्ड है, ठीक है, और सामने कोई न्यूट्रल बॉडी है तो अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, और अगर दोनों बॉडी चार्ज्ड हैं, ऑफ कोर्स ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं, तो भी अट्रैक्शन हो सकता है। अट्रैक्शन दोनों केसेस में हो सकता है, लेकिन रिपल्जन के लिए जरूरी है कि दोनों के ऊपर चार्ज हो, इसीलिए श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है? रिपल्जन है। ठीक है, बोर्ड के बच्चे खास तौर पे सुन लो, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1 से 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ओके। और सवाल देखिए, व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ द सोप बबल इफ इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड? What happens to the size of the soap bubble if it is positively charged? चलो यहाँ पे मैंने फिर से 5 सेकेंड का टाइम आप लोगों को दे दिया। ठीक है, सोप बबल तो छोड़ो, ये बलून है, ठीक है, बलून है। इस बलून को मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज, पहले ये न्यूट्रल था, पहले क्या था, ये न्यूट्रल था, इसको मैंने यूनिफॉर्म चार्ज इसके सरफेस पे दे दिया। ठीक है, बलून की मेम्ब्रेन कैसी है? स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेचेबल है, यानी बलून सिकुड़ भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो अगर मैंने इसकी बॉडी पर सेम चार्ज दे दिया, तो मुझे बताओ कि बलून और बड़ा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। एक बार मैंने इसकी पूरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज दिया है और एक बार मैंने इसकी पूरी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो टिकटिकी शुरू होती है। ठीक है, टिकटिकी शुरू हो चुकी है और आप मुझे जल्दी से सोच कर बता दो क्या होना चाहिए। इसको सोप बबल कह लो या बलून कह लो, आपकी मर्जी है। कहने का मतलब ये है कि बॉडी का जो शेप है, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल है, बदल सकता है वो। ठीक है, वो यूनिफॉर्मली चेंज हो सकता है। हमने एक केस में यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज दिया है सरफेस के ऊपर, यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज ऑन द सरफेस, ठीक है, और जो दूसरा केस है उसमें अपन ने यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज दिया है ऑन द सरफेस, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज ऑन द सरफेस। ठीक है, ये 2 केसेस है। और ये नीट के बच्चों ध्यान से सुन लो, नीट के बच्चों गौर से सुन लो, सुनो गौर से दुनिया वालों, नीट की नजर है इन सवालों पर। ठीक है, ये नीट में आए हुए क्वेश्चंस है। अब बताओ, अब सोचो, जल्दी बताओ, सोच लिया? 1 2 3 4 5। यार बहुत सिंपल है ये, अपने को पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। बलून के ऊपर आपने सारे लाइक चार्जेस या सोप बबल के ऊपर लाइक चार्जेस दे दिए, वो कोशिश क्या करेंगे? एक दूसरे से जितना दूर जा सकते हैं वो उतना दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये सोप बबल का मान लो रेडियस r है और इसको चार्ज हमने ऊपर नेगेटिव दे दिया या हमने इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव दे दिया, कुछ भी दे दो, नेगेटिव पॉजिटिव से यहाँ मतलब नहीं है, चार्जेस का नेचर सेम है ना, नेचर सेम है। ये चार्जेस एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। इस वजह से क्या होगा? इस वजह से मान लो जो नया रेडियस है r डैश बड़ा होगा r से, तो साइज ऑफ द सोप बबल वेदर इट इज नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ऑन इट्स बॉडी, साइज पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये जो हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जो भी पढ़ा था उसके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खास तौर पे ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं नीट में आए हुए हैं और ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आने की गुंजाइश है। यहाँ पे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस बेटा अपन ने कर लिए। ठीक है, अब अपन करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, अब अपन आते हैं किस पे? मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे।
आज का लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर होने वाला नहीं है, सिंपल लेक्चर है, लेकिन फिर से बता दूं, जब भी हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले कंसेप्चुअल प्रॉब्लम से, कंसेप्चुअल क्वेश्चन से। इसमें मोटा मोटी आपको 3 टॉपिक्स याद रखने हैं, चार्जिंग के 3 मेथड्स आपको याद रखने हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में, ठीक है। मेथड नंबर 1 फ्रिक्शन, अभी बताया था, स्पेलिंग को क्या हो गया प्रियंका मैम की, ठीक है, फ्रिक्शन। मेथड नंबर 2 इंडक्शन, ठीक है, और मेथड नंबर 3 कंडक्शन, कंडक्शन, ठीक है। ये 3 मेथड है, इनसे चार्जिंग जो है करी जाती है, ठीक है। फ्रिक्शन को फिर से बताने की जरूरत है क्या? कोई बात नहीं, आप कंघी करते हो, आपके बालों के स्ट्रैंड्स खड़े हो जाते हैं, है ना। जब आप कंघी कर रहे हो क्या रहा है, ये जो कूम्ब का मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल, और जो आपके ड्राई हेयर है, हमेशा मैं ड्राई हेयर क्यों यूज कर रही हूँ टर्म, क्योंकि इसमें आपको ये रिजल्ट ज्यादा दिखता है, वेट हेयर में नहीं दिखता। वेट हेयर में क्या होगा, जो पानी है या जो हेयर की वेटनेस है वो एक तरीके से फ्रिक्शन को रेड्यूस कर देगी, ये तो आपको ही पता है, फ्रिक्शन को क्या कर देगी, रेड्यूस कर देगी। ड्राई हेयर में फ्रिक्शन ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। और फ्रिक्शन होने की वजह से जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन है, जो बालों के ऊपर जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन है, उनको इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है ताकि वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर क्या करें, ट्रांसफर कर जाए, ठीक है, चले जाएं, ठीक है। तो फ्रिक्शन का मतलब बेसिकली जब हम बात करें वन बॉडी रब्स ओवर द अदर बॉडी, ठीक है, सिंपल भाषा में जो अपन फ्रिक्शन को समझते हैं, है ना, ऐसा। इसमें क्या होता है, सरफेस electrons get enough energy to get transmitted or transferred from one body to other, from one body to the other, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, मान लो कि मेरे बालों से इलेक्ट्रॉन गए थे गुब्बारे में, और मेरे हाथ में मैंने गुब्बारे को पकड़ के रखा था, और मैंने अभी कुछ चप्पल वप्पल नहीं पहनी है, मैं नंगे पाँव हूं फर्श पे अभी, ठीक है। क्या मुझे करंट लगना चाहिए? चार्ज के ट्रांसफर से हमने सुना है कि करंट लगता है, क्या मुझे करंट लगना चाहिए? तो बेटा मुझे करंट नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए, बॉडीज जो थी ये इंसुलेटिंग बॉडीज थी, ठीक है। रबर, प्लास्टिक, वुड, ये इस तरीके का मटेरियल कैसा होता है बेटा, ये इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। मेरी बॉडी कंडक्टिंग मटेरियल की है, ठीक है, पर अगर इसके इस सिरे पर मैंने चार्ज दिया, यहाँ पे इस सिरे पर चार्ज है, घिसकर यहाँ पे फ्रिक्शन से चार्ज आ गया, तो क्या इस एरिया का चार्ज मेरे हाथों में जाएगा? नहीं, वो इधर ही रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहा हूँ ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज इज एट रेस्ट, ठीक है। तो ये इंसुलेटिंग बॉडी है, चार्ज यहाँ पे रेस्ट में है, और मेरे इस हाथ को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चार्ज इस बॉडी से कंडक्ट नहीं करने वाला, ठीक है, नहीं करने वाला। अब ध्यान से सुनना, ये एल्यूमिनियम फॉइल है, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल है, मैंने ये बलून को अपने बालों में घिसा, ये मेटल की है, ठीक है। जब मैं इस बलून को अपने बालों में घिसूंगी और इस बलून को मैं यहाँ पास लाऊंगी, ठीक है, तो एल्यूमिनियम फॉइल में एक प्रोसेस होगी सबसे पहले, जिसको हम कहेंगे इंडक्शन। क्या मतलब, ये बलून था, ठीक है, बालों के साथ इसको घिसा, बालों ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे ये एल्यूमिनियम की फॉइल थी, मेटल है ये, ठीक है। सबसे पहले ये जो नेगेटिव चार्ज है उस सिरे पर जो पास है बलून के, वहां पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कराएगा। क्या डायरेक्टली बलून को एल्यूमिनियम फॉइल के साथ टच कराया गया था? क्या टच कराया गया था इन दोनों को? नहीं, नहीं कराया गया था। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज है
ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, फील्ड को क्रिएट करता है, ठीक है। और उस फील्ड में क्या होता है, एल्यूमिनियम के जो एटम्स थे, ठीक है, एल्यूमिनियम के जो एटम्स थे, मान के चलो ये एक एल्यूमिनियम का एटम है, ठीक है। तो ये जो बाजू में ये जो क्लाउड्स है ना, बादल, ठीक है, इसको यूज करके देखते हैं जरा। इसको यूज करके देखते हैं, चलो बादल जैसा, चलो बादल जैसा इफेक्ट तो नहीं आ रहा, पर कोई नहीं। तो अपन को पता है कि बीच में, बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे अपने पास एक पॉजिटिव कोर है, यहाँ पे अपने जो भी प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और ये चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन स्प्रेड है पूरे, है ना, बादलों में स्प्रेड है, एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स हैं। उन सब का जो भी सेंटर होता है, उन सब का, उन सारे नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर है बेटा, वो सेंटर यहाँ कहाँ पे, न्यूक्लियस पे लाई करता है। नेगेटिव चार्जेस का ओवरऑल कलेक्टिवली जो सेंटर है वो न्यूक्लियस पे लाई करता है। ये कह लो कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या कर रहा है, कोइंसाइड। तो इन जनरल एक नॉन पोलर, इन जनरल एक नॉन पोलर जो एटम है कैसा होता है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर जो है वो एक जगह कोइंसाइड करता है, सेंटर में कोइंसाइड करता है। पर जैसे ही इसके पास ये नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, जैसे ये न्यूट्रल था, फिलहाल ये एटम कैसा था, न्यूट्रल था, ठीक है। अब इसके पास ये बलून का जो नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, वो नेगेटिव चार्ज से डर के दूर भागेगा। ये कह लो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब रिलेटिवली अदर साइड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये जो न्यूट्रल एटम था बेटा, नॉन पोलर एटम था, न्यूट्रल एटम था, अब क्या हुआ, इसके पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो गए, ठीक है, ये नॉन पोलर हो गया। इसको आप स्फेरिकल बनाने की जरूरत नहीं है, इसको पर ऐसा बना सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर। मैंने सिर्फ एक एटम का हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपको दिया है ना। इस सिरे पर जितने भी ऐसे एटम होंगे उन सब में ये डिस्प्लेसमेंट होगा चार्ज का, ठीक है। उन सब में नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज से दूर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब जो कहानी मैं बता रही हूं उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो बलून के ऊपर नेगेटिव चार्जेस थे, ये रही अपनी एल्यूमिनियम की फॉइल, इसको जरा सिमेट्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो एटम थे, बिल्कुल इस सिरे पर जो एटम थे, इस सिरे के एटम्स क्या हुए, इस सिरे के एटम्स यहाँ नेगेटिव दूर भागे, यहाँ प्लस आ जाएगा, नेगेटिव माइनस 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 माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ऐसा शुरू। अच्छा, इसके ठीक बाजू वाले जो एटम थे, इस सीरीज के ठीक बाजू वाले, यहाँ भी तो कुछ एटम्स होंगे, तो वो भी एक इस तरीके का अरेंजमेंट बनाएंगे, ठीक है। किस तरीके का अरेंजमेंट बनाएंगे, उनका भी नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर जो यहाँ वाले हैं, यहाँ वाले हैं, वो भी ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर जो यहाँ वाले हैं वो भी एक ऐसा अरेंजमेंट बनाएंगे, वो भी एक ऐसा अरेंजमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो फिर से देखो अब क्या शुरू हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब अगर आपने गौर किया हो, गौर फरमाया हो, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ, यहाँ पे नेट चार्ज कितना हो रहा है, देखो ये जो नेट चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो फॉइल है, ये जो एल्यूमिनियम की फॉइल है, इसके दो सिरों पे आपको चार्जेस दिख रहे हैं, एक्सट्रीम एंड पे ही आपको, एक वो सिरा जहां पे ठीक ये बलून पास में है, तो यहां पे आपको चार्जेस दिख रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी एक छोटी सी मिस्टेक है, अभी की अभी करेक्ट कर दे रही हूं, खैर इतने समझदार आप हो कि आपने ये मिस्टेक ऑलरेडी पहचान ली है ना। मैंने जब बोला था कि पोलराइज होगा, तब मैंने आपको कहा था कि पॉजिटिव इस सिरे पर आएगा, तो आप इतने होशियार हो कि आपने ये पहचान लिया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, है ना। पूरी कहानी उसी के बारे में बताई थी। और यहां इन सिरों पे आपको क्या मिलेगा, एक्सट्रीम एंड पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। तो बेसिकली आपको दो चार्जेस दिख रहे हैं, एक सिरे पर पॉजिटिव 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 और इस सिरे पर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो जब भी हम इंडक्शन प्रोसेस को समझाते हैं, आप जब भी कोई एग्जाम्पल देखोगे जहां पे कोई चार्ज बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लाई जाती है, तो उसके दो सिरों पे चार्जेस बनाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये देखो बीच के चार्जेस क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां पे ध्यान से देखना,
मैं अगर आपसे पूछूं कि इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कितना है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन दिस बॉडी, बताओ भैया। तो इस बॉडी के ऊपर अभी नेट चार्ज 0 ही है ना, यहां पे चार्ज सिर्फ सेपरेट हुए हैं, खिसक गए हैं, यहां पे ये लोग खिसक गए, खाली थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस हो गए, इतना हुआ है, थोड़ा सा धक्का लगा है चार्जेस को। लेकिन नेट चार्ज यहां जितना पॉजिटिव चार्ज बना उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां बना, तो नेट चार्ज कितना है, 0। ध्यान से सुनो फिर से, फ्रिक्शन में अपन ने क्या करा, बॉडी को एक्चुअली कांटेक्ट करके घिसकर एनर्जी को ट्रांसफर करा, ठीक है। एनर्जी इतनी मिली इलेक्ट्रॉन्स को कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में गया। इंडक्शन में क्या हुआ, इंडक्शन में कोई एक्चुअल ट्रांसफर नहीं हुआ चार्ज का, एक्चुअल ट्रांसफर नहीं हुआ चार्ज का, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स सेपरेट हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स सेपरेट हो गए, नो नेट चार्ज डेवलप्ड ऑन द बॉडी। पर हमने तो पढ़ा है मेथड ऑफ चार्जिंग, अपन को तो बॉडी को चार्ज करना है, तो इंडक्शन में बॉडी को चार्ज कैसे किया जाए। अब ध्यान सुनना, यहां पे नेगेटिव चार्ज बना था, ठीक है। अब अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को, यहां जो ये नेगेटिव चार्ज बना है, इसको कंडक्ट कर दूं, क्या कर दूं, कंडक्ट, इसको बहने का मौका दे दूं, ठीक है। यहां से मैंने अर्थिंग कर दी, ठीक है, एक कंडक्टिंग वायर ली, इसको अर्थ से जोड़ दिया, कंडक्टिंग वायर ली और क्या करा, अर्थ से जोड़ दिया। ये जो चार्ज है बेटा, ये कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, इनको रोकने वाला कोई नहीं है, ये बहकर धरती में समाहित हो जाएंगे, धरती के अंदर घुस जाएंगे, ठीक है। और जैसे ये धरती के अंदर चले जाएंगे तो यहां पे अब कुछ नहीं बचेगा, यहां पे कोई चार्ज नहीं बचेगा। ये जो चार्जेस आपको यहां दिख रहे हैं, ये जो चार्जेस हैं, इनको कहा जाता है बाउंड चार्ज, इनको क्या कहा जाता है, बाउंड चार्ज, ठीक है। काहे कहा जाता है इनको बाउंड चार्ज, देखो जब तक ये बलून यहां पे है, जब तक ये बलून यहां पर है, ये इनको कहीं जाने नहीं देगा, ये अपनी फील्ड से इनको रोक कर रखेगा, तो बाउंड चार्ज तो रहेंगे। पर अगर मैंने यहां अर्थिंग कर दी, कोई कंडक्टिंग मटेरियल इसके साथ लगा दिया ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं भाग जाएं, चले जाएं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या बॉडी चार्ज हो गई, क्या बॉडी इलेक्ट्रिफाइड हो गई, हाँ अब बॉडी चार्ज हो गई है। तो इंडक्शन में सबसे पहले तो ये याद रखो, क्या एक्चुअल चार्जिंग होती है, नेट चार्ज कितना है, 0, एक्चुअल चार्जिंग नहीं होती। तो इंडक्शन इज फॉलोड बाय अर्थिंग, उसके बाद अर्थिंग करी जाती है। आप अपनी एनसीईआरटी की किताब खोलोगे, आप वहां पे मेथड ऑफ चार्जिंग में इंडक्शन देखना, वहां पे अर्थिंग करी हुई है और पूछा जाता है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्योंकि बोर्ड के बच्चों को मैं खास तौर पे बता दूं, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, जो टेक्स्ट बुक के अंदर के क्वेश्चन है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, वो तो करने ही करने हैं बेटा, वो करने ही करने हैं। तो उसमें 2 एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, एक्सप्लेन मेथड ऑफ चार्जिंग अ मेटालिक स्फीयर पॉजिटिवली, एक्सप्लेन मेथड ऑफ चार्जिंग अ मेटालिक स्फीयर नेगेटिवली, ऐसे 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो अभी अपन वो एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे। जो आखिरी हिस्सा अपना बचता है वो है कंडक्शन। तो ये बड़ा सिंपल है, आपने क्या करा, टच करा और टच करके चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। मान लो अपने पास ये एक मेटल रॉड है, ठीक है, क्या है, मेटल रॉड, और इसके सिरे पर यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये दूसरी ये मेटल रॉड 1 है, ये मेटल रॉड 2 है, ठीक है, ये क्या है, मेटल रॉड 2। मेटल क्यों बोल रही हूं, क्योंकि मेटल कैसा है, कंडक्टिंग मटेरियल होता है। मेटल कैसा होता है, कंडक्टिंग मटेरियल होता है। जैसे ही आपने इसको इस पर टच किया, टच, एक्चुअल कांटेक्ट, टच किया, एक्चुअल कांटेक्ट किया, ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पहले ये न्यूट्रल था, ठीक है, ये न्यूट्रल था। जैसे ही आप टच करोगे, ये पॉजिटिव चार्ज सीधे के सीधे यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो जो डायरेक्ट टच होता है, सीधे कॉन्टैक्ट से जब चार्ज ट्रांसफर होता है, उसको अपन कहते हैं क्या, उसको अपन कहते हैं कंडक्शन। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई अच्छे से, फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन। तो अगर आपको ये समझ में आ गया बेटा, तो अब सिंगल प्रॉपर्टीज जो अपन एक बार सारी समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सबसे पहले अपन बात करेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। लिखना शुरू कर दो।
प्रियंका मैम आप बोलना शुरू कर रही हैं, आप लिखना शुरू कर दो। ठीक है, लिख लिया टॉपिक? 2 मिनट का पानी का ब्रेक लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो पता चले सो जाओ बीच में, पता भी ना चले, है ना। पॉइंट 1 जैसे मैंने आपको बताया था, when 2 bodies are rubbed with each other। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इस स्टेटमेंट में एक छोटा सा फ्लॉ है। क्या? when 2 bodies are rubbed with each other, क्या मैं, ये एक पेन है, ऐसा ही दूसरा पेन होता, दोनों को रब करती तो क्या चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाता? कभी नहीं जाता। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है? when 2 bodies of different, when 2 bodies of different नेचर या डिफरेंट इलेक्ट्रिक नेचर, ठीक है, आर रब्ड विथ ईच अदर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ डिफरेंट नेचर, ठीक है, आर रब्ड विथ ईच अदर, द सरफेस electrons of the surface electrons of one body, surface electrons of one body get transferred to the other, get transferred to the other। अब ये कैसे पता चलेगा कि किस बॉडी से किस बॉडी को चार्ज गया है? ये कैसे पता चलेगा? तो बेटा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, एक्टिविटीज की गई है, 2 बॉडीज को रब करके, प्लास्टिक को ग्लास के साथ, ग्लास को फर के साथ, कैट फर के साथ, वूल के साथ, नायलॉन के साथ, सिल्क के साथ, ऐसे अलग अलग बॉडीज को आपस में रब करके देखा गया है कि कौन पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है और कौन नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन किस बॉडी से किस बॉडी को जाता है। और एक सीरीज बनाई गई है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऐसी बहुत सारी सीरीज होती है ना, जिसमें आपको पता होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी कितनी है। ऐसे ही इस केस में भी एक सीरीज बनाई गई है जिसको ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज कहा जाता है, ठीक है। सो क्या है? विथ ईच अदर द सरफेस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन बॉडी गेट ट्रांसफर्ड टू द अदर, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द position of the material of the body in triboelectric series, ठीक है। अब ये ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज जो है, ये अभी मैं बताऊंगी, थोड़ी देर बाद आपको पूरी सीरीज लिखवा दूंगी, ठीक है। उसको याद आपको रखना पड़ेगा, कुछ ट्रिक्स देख लेंगे, है ना, याद रखना पड़ेगा। ये बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर वूल को मान लो ग्लास के साथ रब किया, ठीक है, या फिर पॉलिथीन को किसी चीज के साथ रब किया, तो ये बताओ कि किस का मास बढ़ेगा, किस का मास घटेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर को गया, जिधर को गया अपने साथ मास लेकर गया, ठीक है। तो ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज में भी लिखवा दूंगी थोड़ी देर में। तो ये था फ्रिक्शन के बारे में इतनी बातें। इसके अलावा जब भी फ्रिक्शन होता है 2 बॉडीज के बीच में, ए और बी के बीच में फ्रिक्शन हुआ, तो दोनों पे ही 2 न्यूट्रल बॉडीज थी ए और बी, और दोनों के बीच में फ्रिक्शन हुआ, दोनों पे इक्वल और ऑपोजिट चार्ज होता है, ठीक है। फ्रिक्शन गिव्स equal and opposite charges to the two bodies, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से दोनों पे इक्वल और ऑपोजिट चार्ज आएगा। आप सवाल सुनना, मैंने आपको बोला कि मैंने ये बलून जो है बालों पे घिसा, ठीक है। अब पता नहीं ये आपको दिखेगा कि नहीं, होपफुली दिख जाए। इतनी बार घिस के मुझे लग रहा है बालों का चार्ज भी खत्म हो गया है, ठीक है। ये मैंने बालों पे घिसा है ना, आपके लिए एसी भी नहीं चला है मैंने, ताकि
वेदर उतना ड्राई रहे, है ना। अब जैसे ही मैं इसको बालों पे घिसूंगी तो बालों पे एक अलग चार्ज हुआ, बलून पे एक अलग चार्ज हुआ, बलून पे नेगेटिव हो गया, बालों पे पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब अगर मैं बलून को बालों के पास रखूं तो क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है ये जो बलून है ये मेरे हेयर से अट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करती हूं कि जहां पे मेरे बाल गीले ना हो, अंदर से थोड़ा बहुत स्वेटिंग की वजह से गीले हो रहे हैं तो आपको ये दिख पाए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और कोशिश जारी है। काफ़ी माइन्यूट, पता नहीं कैमरे में दिखेगा कि नहीं, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद इस एक्टिविटी को हम दोबारा कर लेंगे, या अगर कहीं फर है तो इस रूम में, इस कमरे में मुझे अभी कोई फर नहीं दिख रहा, लेकिन इस एक्टिविटी को दोबारा कर लेंगे। मुद्दे की बात क्या थी? मुद्दे की बात ये है बेटा, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस डेवलप होंगे तो ये दो बॉडीज को अगर आप वापस पास में लाओ, ठीक है, तो इनको आपस में क्या करना चाहिए? अट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है। इफ these two bodies are brought closer, they will attract each other, ठीक है, they will attract each other। तो ये हो गया फ्रिक्शन के बारे में छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। हर एक पॉइंट पे एक MCQ बन सकता है। अब हम बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। इसमें जो आपके NCERT के दो एग्जाम्पल्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो NCERT में दो एग्जाम्पल है, एक टू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली, और दूसरा है टू चार्ज अ मेटल स्फीयर नेगेटिवली, ठीक है। ये दो हैं, और जो भी NCERT में है वो नीट में आने के गुंजाइश है, बस उसको स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन के फॉर्म में पूछ लिया जाएगा, इतना फर्क होगा, ठीक है। ओके, मान लो कि ये मेटल स्फीयर है, ठीक है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा है, मतलब अगर इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा तो ये कंडक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक है। इसके पास हम लाए क्या? ग्लास रॉड ले आए, ठीक है, ग्लास रॉड लाए। ग्लास रॉड पे मान लो क्या था? नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज था तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ऑपोजिट साइड पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। ये क्या है? इंसुलेटिंग स्टैंड। तो फिलहाल पहले केस में दोनों के दोनों बाउंड चार्जेस हैं, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करा? ये जो ग्लास रॉड था विथ नेगेटिव चार्ज, ये यहीं का यहीं है, ठीक है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड यहीं का यहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ही है, ठीक है। इस सिरे को अपन ने अर्थ कर दिया, ठीक है, इस सिरे को अपन ने अर्थ कर दिया, तो जो नेगेटिव चार्जेस है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, वो अर्थ हो जाएंगे, चले जाएंगे धरती की तरफ, समा जाएंगे, ठीक है। बात आ गई समझ में? ओके। तो अब इस बॉडी के ऊपर क्या बचा बेटा? पॉजिटिव चार्ज बचा। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 2। स्टेप 3 में अपन ने क्या करा? स्टेप 3 में अपन ने अर्थिंग हटा दी और रॉड हटा दिया, ठीक है। स्टेप 3 में अपन ने पहले अर्थिंग हटा दी और अर्थिंग हटाने के वक्त ये रॉड मान लो कि यहीं पे था, जहां था वहीं था, ठीक है। फिर अपन ने रॉड भी हटा दी। स्फेरिकल बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बाइसिमेट्री एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा तो पूरे बॉडी में क्या करेगा? स्प्रेड हो जाएगा, पूरे बॉडी में हर तरफ स्प्रेड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मेटल स्फेयर, ये इंसुलेटिंग स्टैंड था, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। अब सेम इस प्रोसेस को क्या करो? रिवर्स करना शुरू करो। सेम इस प्रोसेस को रिवर्स करना शुरू करो, विजुअलाइज करो। मान लो कि नेगेटिव की जगह पे, ठीक है, मान लो कि नेगेटिव की जगह पर ये जो रॉड अपन लाते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता, ठीक है। ये मेटल स्फेयर जो है यहाँ पे क्या होता? नेगेटिव चार्जेस आ जाते और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाते, ठीक है। ये आपका स्टेप 1 होता। स्टेप 2 में आपने क्या करनी थी?
अर्थिंग करनी थी। स्टेप 2 में आप इसकी अर्थिंग कर देते। तो अर्थिंग में क्या होता है, इस बार इलेक्ट्रॉन अर्थ से बॉडी की तरफ जाते, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन अर्थ से बॉडी की तरफ जाते तो बॉडी पे क्या आ जाता, नेगेटिव चार्ज आ जाता। आप ये बॉडी हटा देते, ठीक है। जो आपका ग्लास रॉड था नेगेटिवली चार्ज, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड, उसको हटा देते तो ये मेटल स्फीयर कैसा होता, यूनिफॉर्मली नेगेटिवली चार्ज हो जाता। ये एनसीईआरटी में था इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके अलावा अगर प्रॉपर्टीज कहें, इंडक्शन की प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, क्या इंडक्शन में एक्चुअल चार्जिंग होती है? इंडक्शन में नेट चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है, इज 0। Hence, to charge a body, the free charges are conducted. The free charges are conducted, for example by earthing. ठीक है, तो इंडक्शन इज फॉलोड बाय अर्थिंग, ठीक है। फिर से देखो, इंडक्शन में भी क्या हो रहा है, बॉडी का वो सिरा जो क्लोज है, जो चार्ज के क्लोज है, उसमें ऑपोजिट नेचर का चार्ज, इक्वल ऑपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप होता है। तो इंडक्शन के बाद भी इन दोनों बॉडीज के बीच में क्या होना चाहिए था, इंडक्शन के बाद भी इन दोनों बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए था। एक और चीज, क्या इंडक्शन में हम एक्चुअली बॉडी को टच करते हैं? नहीं, ठीक है। नो एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में कोई एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं होता। खास बात है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एक और बात बहुत खास, चार्जिंग में ये जो चार्जेस हम कह रहे हैं कि डेवलप होते हैं, बॉडी के ऊपर डेवलप होते हैं, चार्जेस रिसाइड ऑन दी सरफेस, चार्जेस रिसाइड ऑन दी सरफेस, ठीक है, चार्जेस रिसाइड ऑन दी सरफेस। नियर एंड के चार्जेस को क्या बोला जाता है, बताया था। ये जो पास वाले चार्जेस है इसको क्या बोलेंगे बेटा, बाउंड चार्ज। और जिस चार्ज को आप कंडक्ट कर रहे हो, जो दूसरा सिरा है जहां पे चार्जेस को आप कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, ये क्या होगा, ये कहलाएगा फ्री चार्ज। नोट्स बन रहे हैं, नोट्स बनाते जाओ, लिख लो इसको, जल्दी से लिखो, फिर प्रियंका मैम अब आगे बढ़ेंगी नेक्स्ट टॉपिक पे। लिख लो बेटा, जल्दी से लिख लो। ठीक है, अब अगर बात करी जाए कि भैया क्या होगा इंडक्शन के बाद दो बॉडीज के बीच में क्या होगा, तो दोनों बॉडीज के बीच में क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, इंडक्शन इन्वॉल्व्स इंड्यूसिंग ऑपोजिट नेचर charge on the near end, hence the two bodies tend to attract, the two bodies tend to attract, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है बेटा इंडक्शन की। इसमें किसी भी एक पॉइंट पे कोई भी एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब फटाफट आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है, फटाफट आगे बढ़ेंगे हम बात करेंगे नेक्स्ट किसकी, कंडक्शन की। तो कंडक्शन ज्यादा बड़ा नहीं, काफी एक
छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कंडक्शन का मतलब क्या है कि टच किया और चार्ज दिया। जैसे कि ये एक मेटल स्फेयर है, ठीक है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा है और इस मेटल स्फेयर के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कैसे क्वेश्चन आएंगे ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसके ऊपर Q अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज है, इस मेटल स्फेयर का नाम है A, ठीक है। अब बिल्कुल आइडेंटिकल मेटल स्फेयर है, सेम टू सेम बिल्कुल आइडेंटिकल मेटल स्फेयर है, ठीक है, और इस आइडेंटिकल मेटल स्फेयर के ऊपर नो चार्ज है, ये न्यूट्रल है, इसका नाम है B, ठीक है, B नाम है। अब क्या हुआ, इस न्यूट्रल स्फेयर को A से टच किया और अलग कर दिया, A से टच करके अलग कर दिया। तो बताओ A पे और B पे अब कितना चार्ज है। तो यहां पे याद रखना कि इसके ऊपर चार्ज था 0 और क्योंकि शेप आइडेंटिकल है, ठीक है, A एंड B आर आइडेंटिकल, A एंड B आर आइडेंटिकल, A एंड B आर आइडेंटिकल। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, दैट A एंड B आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, A और B को जब टच करके अलग करोगे तो बिल्कुल इक्वल डिवीजन ऑफ चार्ज होगा, A के ऊपर Q/2 और B के ऊपर Q/2, सो दैट नेट चार्ज बिफोर देयर टच was Q plus 0 equals to Q. Net charge after they touched is Q/2 plus करके how much, Q. तो charge is conserved. Charge is conserved. ठीक है, समझ आए। चलो एक दो क्वेश्चंस फटाफट इसके ऊपर अपन सॉल्व करें। इस पर देखो बहुत ऐसे फालतू घुमा के क्वेश्चन आते हैं, आपको अपना दिमाग बस ऑन रखना है, ठीक है। तो आपके पास A, B, ओहो मच्छर भागो, सो A, B, C, D ऐसे ये चार स्फेयर्स हैं, ठीक है। क्या है, A, B, C, D चार स्फेयर्स हैं। A के ऊपर चार्ज है Q, B के ऊपर चार्ज है Q/2, C के ऊपर चार्ज है -Q, D के ऊपर चार्ज है 3Q और आइडेंटिकल है, ऑल आर आइडेंटिकल, ऑल आर आइडेंटिकल, ठीक है। अब स्टेप 1, A को B के साथ टच करके अलग कर दिया, ठीक है। स्टेप 2, B को D के साथ टच करके अलग कर दिया। स्टेप 3, D को A के साथ टच करके अलग कर दिया, ठीक है। स्टेप 4, A को C के साथ टच करके अलग कर दिया। फालतू में ऐसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, पर इसको आप फटाफट ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। तो अब बताओ A पे, B पे, C पे, D पे अब कितना चार्ज है ये बताओ। और बड़ा आसान है, आपको कुछ करना नहीं है, कंजर्वेशन लगाते चलना है। सबसे पहले A और B का टोटल चार्ज बताओ कितना होगा। A और B का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 3Q/2, करेक्ट। इन दोनों को ऐड कर दो तो 3Q/2। तो जैसे ही हमने इनको टच करके अलग किया, जैसे ही टच करके अलग करेंगे तो 3Q/2 का आधा आधा कर दो, तो यहाँ पे कितना हो गया 3Q/4, यहाँ पे कितना हो गया 3Q/4, दोनों पे इतना चार्ज हो गया। अब B और D को टच किया, B और D को टच करने का मतलब कि 3Q/4 चार्ज है B पे अब, ठीक है। इसको D पे कितना चार्ज था, 3Q था, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 4 3 12 और 3 15Q/4, 15Q/4 टोटल चार्ज हो गया इन दोनों का अब मिला के। और अब टच करके अलग करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। तो अब B पे कितना चार्ज है, 15Q/4 है और D पे कितना है, 15Q/4 है, इतना चार्ज है। अब D को A के साथ टच करो, देखो A के पास कितना था 3Q/4, तो 15Q/4 D का कितना 15Q/4 और A का 3Q/4, ठीक है। तो कितना हो गया ये 18Q/4 हो गया, 2 9s 2 2s, ठीक है, यानी कि 9Q/2, ठीक है। ये इन दोनों का टोटल चार्ज है, टोटल। अब अलग करोगे आधा आधा हो जाएगा, तो D पे कितना हो गया अब 9Q/4, A पे कितना हो गया 9Q/4। अब A को C से टच करके अलग करोगे, C पे कितना था -Q था, ठीक है, C पे -Q था, तो 9Q/2 -Q कितना हो गया 7Q/2, 7Q/2 टोटल चार्ज A और C का टोटल चार्ज 7Q/2। और अब इनको अलग किया तो आधा आधा, तो A पे कितना हो गया 7Q/4, C पे कितना हो गया 7Q/4। समझ आई बात बोलो, ठीक है।
तो फाइनल चार्ज देखते हैं, ए का फाइनल चार्ज, ए आखिरी कहाँ लिखा था, यहां पे था, तो ए का फाइनल चार्ज आखिरी ए यहां पे लिखा है 9q/4, 9q/4। बी का फाइनल चार्ज, बी आखिरी यहां लिखा है 15q/4, 15q/4, ठीक है। सी का आखिरी चार्ज, सी का आखिरी चार्ज 7q/4, 7q/4। डी का आखिरी चार्ज, आखिरी डी कहां लिखा है, यहां लिखा है 9q/4, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब टोटल चार्ज बिफोर एंड टोटल चार्ज आफ्टर शुड रिमेन द सेम। तो एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूं, ये सारे ऐड करो, 9q/4 प्लस 15q/4 प्लस 7q/4 प्लस 9q/4, ये ऐड करो सारा का सारा, ये सारा का सारा ऐड करो और बताओ कि कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली q को q/2 को माइनस q को और 3q को ऐड करो और बताओ कि कितना आ रहा है। और अगर इन चारों का सम, इन चारों के सम के बराबर नहीं आएगा तो सारे पैसे वापस, सारे पैसे वापस। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कंडक्शन पे। 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग आज का पढ़ने का हमारा लक्ष्य था, ठीक है। मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन, बाय कंडक्शन। अब अगले लेक्चर में, ठीक है, मैं आपको कूलम्स लॉ पढ़ाने वाली हूं, फिर कूलम्स लॉ और ये जो हमने मेथड्स पढ़ी हैं, ठीक है, चार्जिंग की, इन पे कंबाइंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम करेंगे, जो उसके बाद वाला लेक्चर होगा। और डीपीपी में भी आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस है, ये चैलेंज क्वेश्चंस है, प्रियंका मैम का आपके लिए चैलेंज है, कर कर मुझे सॉल्व करके तो बताओ, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन हाँ बुद्धि तो लगानी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा, बोला था ना, चेज एंड रन, ठीक है, टू रीच द गोल अंटिल द एंड, ठीक है। तो बेटा जी आज का जो लेक्चर था मेथड्स ऑफ चार्जिंग के ऊपर, ठीक है, उसमें ये 3 मेथड्स ही इंपॉर्टेंट थी, जिनके जो निटी ग्रिटीज बेसिक्स मैंने आपको बता दिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में कूलम्स लॉ के साथ, बड़ा बेहद खास इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। साइनिंग ऑफ आज के लिए तो।